तो शार्डिंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले शार्डिंग के 2 वीडियोस रहेंगे हमारे सीरीज में। तीसरा जो है वीडियो वो ऑन डिमांड रहेगा। पहले वीडियो में ये बिगनर लेवल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को, जहां पे हम लोग पहले देखेंगे कि इंडस्ट्री में करंटली प्रॉब्लम क्या है, उसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या क्या होते हैं, शार्डिंग एज ए सोल्यूशन कैसे काम करेगा, वहां पे डिफरेंस बिटवीन शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन, फाइनली बेनिफिट्स ऑफ शार्डिंग। जैसे मैंने बोला है ये बिगनर लेवल है, क्योंकि 70% लोगों को अभी भी पता नहीं है कि शार्डिंग एक्चुअली होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल, जहां पे हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल जाने की कोशिश करेंगे, वहां पे हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट शार्डिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है एंड चैलेंजेस क्या क्या हो सकते। फिर फाइनली जो तीसरा वीडियो है वो ऑन डिमांड वीडियो रहेगा। जो चैलेंजेस हम लोगों ने देखे होंगे सेकंड वीडियो में शार्डिंग के, उसके सोल्यूशंस क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। बट ज्यादा एफर्ट जाएगा वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए आप लोगों को अगर ट्रूली इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एंड फिर मैं आपके लिए ये भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं नॉर्मल फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव, कि आप ये समझो कि ये एक एटीएम मशीन है और यहाँ पे ये एटीएम मशीन के अंदर जो है इतने सारे लोग जो है वो खड़े हैं पैसे निकालने के लिए। अब क्योंकि ज्यादा लोग है, मशीन एक ही है, तो इसके लिए क्यू बढ़ती जा रही है। प्लेन सिंपल है। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने हर जगह देखी होगी, डीमार्ट में या कोई भी मॉल में आप जाते हो कि यहाँ पे कोई भी एक सिंगल बंदा पड़ा है और यहाँ पे इतने सारे लोग जो है वो लाइन में खड़े हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है कि भैया आप मल्टीपल ये डिस्पेंसर बना दो या फिर मल्टीपल टिकटिंग सिस्टम है, जो भी है यहाँ पे मल्टीपल बनाओ रैदर देन सिंगल, ताकि ये जो क्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो टेक्निकली ये सारे सर्वर्स है और ये एक सिंगल डेटाबेस का मेरा नोड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 8 GB ऑफ रैम, 100 GB ऑफ डिस्क एंड 4 कोर प्रोसेसर। अभी जो सारे सर्वर्स है, ये सारे सर्वर जो है वो एक ही वक्त में रीड राइट वो सब करने की कोशिश करेंगे ऑन दिस सिंगल डेटाबेस। तो अब आप यहाँ पे समझो कि एक सिंगल डेटाबेस मल्टीपल सर्वर्स का लोड ले रहा है। इसके लिए ये क्यूज में जाएंगे, रिक्वेस्ट क्यूज में जाएंगे, ये स्टॉल हो जाएगा, डेटाबेस नोड क्रैश हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बेसिकली अगर हम लोग देखने जाएंगे इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो डिस्क स्पेस इशू। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि 100 GB ऑफ डिस्क है मेरी, इतने सब लोग कंटिन्यूसली अगर दिन ब दिन राइट करते जाएंगे तो डिस्क कभी ना कभी मेरी फुल होती जाएगी। सेकंड जो है, क्योंकि आपका डेटा ज्यादा बढ़ते जाएगा, इनिशियली लेट्स से आपके डेटाबेस में 10 रो है, उसके बाद में आपके डेटाबेस में 10 लाख रो आ गई, तो जितना टाइम इसको प्रोसेस करने के लिए लगेगा और जितना टाइम इसको लगेगा ऑब्वियसली वो ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए फेचिंग एंड इंसर्शन जो है वो डिले हो जाएगा। जितना ज्यादा डेटा उतने ज्यादा लॉक्स आप लोगे, उतने ज्यादा लॉक्स लोगे, उतना ज्यादा डेडलॉक की सिचुएशंस बढ़ती जाएगी। अभी वेटिंग टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लो है, वेटिंग टाइम इंक्रीज होगा तो एचटीटीपी कनेक्शन टाइम आउट होने की हाई चांसेस है यहाँ पे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एक ही डेटाबेस का नोड है, इसके अंदर सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन है, अगर ये नोड चला गया सारे के सारे सर्वर्स ऑपरेशनलेस हो जाएंगे। अब इसका पॉसिबल सोल्यूशंस क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो वर्टिकल स्केलिंग है। आप लोग बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे अगर हमारी डिस्क स्पेस कम पड़ रही है या रैम या प्रोसेसिंग, आप इसको वर्टिकली स्केल कर लो। आप यहाँ पे मान लो आपका अगर 100 GB ऑफ स्पेस है, आप इसको 1 TB की कर लो, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग आप कर सकते हो। बट कब तक, दैट इज अगेन लाइक इंपॉर्टेंट थिंग। और इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आप 1 TB है, कल आप जाके 1 TB के बाद 1 पेटाबाइट की डिस्क लगा लोगे। आपके पास अगर मान लो अभी 8 GB ऑफ रैम है, आप इसको जाके 32 GB 128 GB करोगे, उसके बाद कितना बढ़ाते जाओगे आप। तो वर्टिकल स्केलिंग की एक लिमिट आती है, प्लस ये जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है इसकी प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं करेगा। सेकंड, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में हम लोग जा सकते हैं, जहां पे एक मास्टर है जो कि राइट ले रहा है और फिर वो सारे स्लेव्स को भेज रहा है, और ये सारे जो स्लेव्स है ये रीड फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे व्हाट अबाउट रेप्लिकेशन लैग। प्लस और एक जो चीज है हमारे को देखनी है कि ये मास्टर जो है ये सिंगल है मास्टर, तो ये सारे के सारे राइट्स ले रहा है, तो स्टिल जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी है वो इससे सॉल्व होगी नहीं। फिर आप बोल सकते हो कि चलो ठीक है, फिर हम लोग एक काम करते हैं कि अब यहाँ पे सिंगल मास्टर है, मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर पे जाते हैं। तो यहाँ पे सारे मास्टर्स है और मान लो ये सारे मास्टर्स के अपने रीड रेप्लिकास है, तो इसकी वजह से अभी आप यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। बट मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर का आपको एक चीज समझना है, मान लो यहाँ पे यूजर 1 जो है मेरा, यूजर 1 का डेटा यहाँ पे पड़ा है, वो अपडेट की जो क्वेरी है वो यूजर 1 के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो अकाउंट बैलेंस 100 है, 1000 है, तो यहाँ पे अपडेट करने के लिए 500 जा सकता है। बट अगर ये मास्टर के पास भी यूजर का प्रीवियस बैलेंस है ही नहीं, तो आप अपडेट किस तरीके से करोगे। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि मल्टी मास्टर आर्किटेक्चर में इसके यू आर गिविंग देम अ डिफरेंट नोड्स डेटाबेस के, क्वेरी जो है वो किसी भी नोड पे लैंड अप कर सकती है। टू एंश्योर क्वेरी, अगर मान लो ये नोड ए है, ये नोड बी है, अगर यहाँ पे लैंड करना है और ऑपरेशन सही से होना चाहिए, तो ये डेटा जो है वो सिंक होना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपको सारे जो डेटा है वो कंटिन्यूसली सिंक करना चाहिए। सिंक नहीं होगा देन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इश्यूज। फिर डेटा पर्जिंग एक सोल्यूशन हो सकता है, जहां पे आप बोल सकते हो कि चलो मेरा डेटा बढ़ते जा रहा है, तो मैं वो डेटा को जो है पैरेलली पर्ज करते जाऊंगा। पर्जिंग का मतलब ये है कि मेरा जो प्रोडक्शन का डेटाबेस है, लेट्स से यहाँ पे मैं MySQL यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं पर्ज कर दूंगा, किसी S3 या रेडशिफ्ट ऐसे बड़े स्टोरेज में मूव कर दूंगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक है, काम कर जाएगा, बट ऑलवेज नहीं, क्योंकि हर कंपनी का ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपका 1 महीने का 1 मंथ ओल्ड ऑफ डेटा है और आप उसको पर्ज कर ही रहे हो। आपका डेटा
राइट हैवी है, आपका डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है एंड वो सारा का सारा डेटा आपको अगर चाहिए प्रोडक्शन में, तब ये पर्जिंग काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी सिस्टम काफी स्लो हो जाएगी। हर बार जो है आपको बिग स्टोरेज से S3 या किसी से सिर्फ डेटा फेच करना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो ये कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्री प्रॉब्लम है जहां पे आई वांट अ डेटा ओनली फॉर लेट्स से 1 वीक और सो, और जहां पे ओल्डर डेटा मेरे को नहीं चाहिए एंड आई कैन फॉर श्योर पर्ज देम, वहां पे ये काम कर जाएगा, बट हर जगह काम नहीं करेगा। फिर ये आप बोल सकते हो कि मेरी चलो सिस्टम स्लो है रीड राइट में वगैरह, तो मैं इसको फिर करेक्ट इंडेक्सेस यूज कर सकता हूँ डेटाबेस में, ठीक है, परफेक्ट है। बट यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि इंडेक्स के खुद के डिसएडवांटेजेस है। एक तो आपने सही से अगर इंडेक्सेस बनाया नहीं है तो दिक्कत है, अगर आपने सही से इंडेक्सेस बना भी दिया है तो इंडेक्सेस जो है आपकी मेमोरी में जगह लेने की कोशिश करेंगे, रैम में लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डीबी में सर्च होने से पहले इंडेक्स को लोड करना पड़ेगा, तो वो खुद साइज में इशू आएगा, प्लस इंडेक्स को सर्च करना इन इटसेल्फ इज अगेन लाइक अ कॉम्प्लेक्स टास्क। इसके लिए करेक्ट इंडेक्सेस प्लस हर डेटाबेस के लिए इंडेक्सेस काम नहीं करेंगे। मान लो अभी आपने कसांड्रा बना लिया, तो कसांड्रा में आप क्या ही इंडेक्स बनाओगे यहाँ पे, अगेन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए करेक्ट इंडेक्सेस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। फिर आप बोल सकते हो कि करेक्ट स्कीमा क्रिएशन, परफेक्ट, ये करेक्ट स्कीमा क्रिएशन हमें करना ही चाहिए इररिस्पेक्टिव आप ये प्रॉब्लम में लैंड हो या नहीं हो। करेक्ट स्कीमा आपने डिजाइन कर भी लिया, आपने प्रॉपरली लेट्स से नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है आपने लगा भी लिया, बट अगर आपकी यूजर बेस बढ़ रहा है, आपका डेटा बढ़ रहा है, आपका रीड राइट बढ़ रहा है, तो दैट इज मीन्स कि लाइक आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो वहां पे आप चाहे कितना भी बेस्ट लेवल का स्कीमा, कितने भी बेस्ट लेवल का स्कीमा बना लो, काम नहीं करेगा वो। दीज आर ऑल वैलिड पॉसिबल सॉल्यूशंस। हर एक की अपनी एक लिमिटेशन भी है एंड हर एक अपने स्पेसिफिक यूज केस में काम भी आएगा, बट हर बार ये सारे सॉल्यूशंस भी आप मिला लोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहेंगी जो आपकी सॉल्व नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो मेरा जो कंपनी है वो कंपनी मेरी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, यूजर बेस मेरा ग्रो कर रहा है यहाँ, सो आई हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स, बट अगर मेरे पास डेटा का इनफ्लो इतना ज्यादा है तो फिर देन कितना भी आप सोल्यूशन लगा लो ये काम नहीं करेगा। देन हम लोग जाएंगे शार्डिंग एज ए सोल्यूशन पे। शार्डिंग इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि मल्टीपल डेटाबेस का नोड कर दिया है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल स्केल किया है। तो अब आप लोग बोलोगे कि बस फिर इसमें और मल्टी मास्टर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों के बीच में सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे अगर मान लो मैं यूजर 1 का डेटा रख रहा हूँ तो यूजर 1 का डेटा यहीं पे जाएगा, यूजर 1 का डेटा बाकी किसी नोड्स में जाएगा नहीं, मेरे को सिंक करने की जरूरत है नहीं। तो कोई भी सर्वर हो, जब भी जिसको भी क्वेरी करना है, अगर उसको पता है कि मेरे को यूजर 1 पे ऑपरेशन करना है तो उसको हमेशा नोड 1 पे ही आना पड़ेगा, वो नोड 2 या नोड 3 पे जाएगा नहीं। मान लो आपके पास 90,000 यूजर्स का डेटा है, अगर 90,000 इज टू लेस, बट मान लो 90,000 का है और अगर मेरे पास 3 नोड है तो हर एक नोड में लेट्स से इफ आई एम डूइंग एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो 30,000 हैंडल कर रहे हैं। कंसिडर दिस विथ द अर्लियर वन, जहां पे एक सिंगल डेटाबेस का नोड था, वहां पे आप 90,000 का रख रहे थे, यहाँ पे आप 30,000 आप स्प्लिट कर रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा, अगेन कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, 8GB ऑफ रैम, 100GB 4 कोर प्रोसेसर, यही कॉन्फ़िगरेशन मैंने रखा है, बट अभी यहाँ पे मैंने डेटा को शार्ट कर दिया है। वर्टिकल स्केलिंग की जरूरत है नहीं, ऑब्वियसली मेरे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे हैं। अगर मैं वन सिंगल के अंदर अगर 8GB यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 में कर रहा हूँ तो मैं 24GB यूज कर रहा हूँ, फाइन, दैट इज ओके। मेरे को रिसोर्सेज पे पैसे लगाने में दिक्कत नहीं है, मेरे को ये है कि वो रिसोर्स का अगर सही से यूटिलाइजेशन नहीं होगा then that is the problem for me। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहा हूँ, बट नाउ दिस इज गिविंग मी a स्टेबल सोल्यूशन। हर एक सर्वर के पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी रीड राइट की, वो एक ही डेटाबेस के नोड के ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे आप सारे प्रॉब्लम्स हमारे देखो, स्लो क्यूरी या फिर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर या कनेक्शन ड्रॉप या डेडलॉक, हर एक चीज ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज एक सिंगल नोड लिमिटेड डेटा के ऊपर काम कर रहा है। तो क्योंकि डेटा हमारा लिमिटेड है तो इसके लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डेटा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। प्लस ये भी विद टाइम हमारा ग्रो करता रहेगा। तो जब ये विद टाइम ग्रो करेगा, मान लो आज 30,000 है, कल जाके मान लो ये 3 लाख हो गया, कूल, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको भी स्प्लिट मारेंगे, नोड 1 है, नोड 1 को भी हम लोग मल्टीपल शार्ट्स के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे और ये रहे। तो वी कैन मेंटेन ऑलवेज अ बैलेंस, जिसकी वजह से सिस्टम कभी भी हमारी ऑफ द टॉस नहीं जाएगी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन के बीच में जो कॉमन मिसकंसेप्शन है उसके बारे में। एप्लीकेशन में आप देखो कि ये मेरा मास्टर नोड है और ये मेरे रीड रेप्लिकास है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन में मास्टर के पास राइट आया है, 2 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने मास्टर में राइट किए हैं। अब ये जो दोनों रिकॉर्ड है ये दोनों रीड रेप्लिकास में जाने चाहिए। ये मान लो मेरा R1 है, ये R2 है। तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्शन के अंदर 3 नोड्स है, 1 इज मास्टर, 2 इज रीड। रीड की जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे लैंड करेगी, राइट की जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे लैंड करेगी। इसमें रेप्लिकेशन लैग हो सकता है फॉर श्योर, बट दिस इज हाउ रेप्लिकेशन वर्क्स कि मास्टर में भी डेटा है एंड रीड्स में भी डेटा है। शार्डिंग में मास्टर नोड का कंसेप्ट नहीं होता है। शार्डिंग में ऐसा है कि ये आपका नोड 1 है और ये आपका नोड 2 है। तो जब भी मैं राइट की रिक्वेस्ट आ रही है
तो मैं एलेक्स को ये इस नोड में भेजूंगा नोड 1 में, और जेम्स को मैं इस नोड में भेजूंगा नोड 2 में। ऑब्वियसली इनके खुद के रीड रेप्लिकाज रहेंगे, नो डाउट इन दैट, बट यहाँ पे आप देखोगे कि एक मास्टर के अंदर दोनों रिकॉर्ड्स पड़े हैं और रीड रेप्लिकाज में सिर्फ वो रेप्लिका हो रहा है। यहाँ पे मास्टर के अंदर ही एक सिंगल रिकॉर्ड है और दूसरा रिकॉर्ड दूसरे मास्टर के अंदर जा रहा है। तो दिस इज व्हाट शार्डिंग इज। नाउ फाइनली हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ शार्डिंग क्या है। तो फर्स्ट स्केलेबिलिटी है जो हमारी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज मेरे पास 30,000 डिमांड लो, कल जाके अगर मेरे पास 3 लाख हो जाएंगे तो फिर मैं वो जो नोड 1 था मेरा, वो नोड 1 को भी मैं वापस स्केल कर सकता हूँ, करेक्ट। तो इसके लिए स्केलेबिलिटी में मेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही मेरा डेटा स्केल होते जाएगा मैं नए नए शेड्स ऐड कर सकता हूँ। सेकंड, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि डेटा कम है, तो अगर डेटा कम है तो रीड राइट फास्ट हो जाएगा, इंडेक्सिंग फास्ट हो जाएगी, सब चीजें फास्ट होगी, तो मेरा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देयर वुड बी लो लेटेंसी एंड देयर वुड बी हाई थ्रूपुट। हाई अवेलेबिलिटी रहेगी। कैसे? क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है नहीं हमारा। तो एक नोड भी अगर मेरा क्रैश कर जाता है तो भी जो बाकी के नोड्स है, बाकी के यूजर्स का डेटा जो है वो सर्व कर रहे हैं। देन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अभी मेरे पास इंडिविजुअल नोड्स है तो उनको मैनेज करना इज मच मोर इजियर देन मैनेजिंग वन सिंगल लार्ज नोड। मल्टी टेनेंसी आइसोलेशन। टेनेंट ये होता है कि मान लो मैं एक अमेजॉन हूं, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट टेनेंट्स है, जैसे ड्रीम 11 एक टेनेंट हो गया, पेटीएम एक टेनेंट हो गया, इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट टेनेंट्स है। अब वो लोग अमेजॉन का यूज कर रहे हैं डायनामो डीबी। तो अमेजॉन के लिए क्या है कि अमेजॉन के लिए जो सारे कंपनीज है जो उसके सर्विस डायनामो डीबी को यूज करे, एवरीवन इज टेनेंट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं शार्ड्स बना सकता हूँ। दिस शार्ड, वन शार्ड बिलोंग्स टू वन टेनेंट। तो यहाँ पे ड्रीम 11 का डेटा रहेगा, यहाँ पे पेटीएम का डेटा रहेगा, इस तरीके से चीजें हो सकती है। सो आई कैन डू अ टेनेंट आइसोलेशन। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मान लो एक टेनेंट का, जैसे ड्रीम 11 का मान लो बहुत ज्यादा डेटा है या कुछ दिक्कत आ गई कर गई, तो सिर्फ उसका शार्ड इफेक्ट होगा, बाकी की जो शार्ड्स है वो कभी मेरे इफेक्ट होंगे नहीं, बाकी के कंपनीज का जो फ्लो है वो कभी इफेक्ट होगा नहीं। इसके लिए मेरे को टेनेंट को जो है वो आइसोलेट करना पड़ेगा। देन जियो डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने टेनेंट बेसिस पे सेग्रीगेशन किया है। आई कैन अप्लाई स्ट्रेटेजी जहां पे मैं ये कर सकता हूँ कि यूएस के जो यूजर्स है उनके लिए शार्ड बना दूं, इंडिया के लिए यूजर जो है उनके लिए एक शार्ड बना दूं, और वो जो शार्ड है वो उनके नियर बाय क्लाउड पे मैं डिप्लॉय करूं। तो उसकी वजह से बेनिफिट क्या होगा कि यूएस का बंदा जब रिक्वेस्ट मार रहा है तो उसी के क्लाउड पे, जहां पे उसका जो नेटिव है वहीं के क्लाउड से डेटा फेच होके आएगा, ना कि इंडिया के। तो इस वजह से क्यूरीज वुड बी मच मोर फास्टर, द एक्सपीरियंस वुड बी मच मोर बेटर। इसके लिए जियो डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। हॉटस्पॉट अवॉइड हो जाता है हमारा, एंड नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अभी अगले जो वीडियो है वो अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो शार्डिंग है अभी इसको हम लोग को अचीव कैसे करना है, टेक्निकली किस तरीके से पॉसिबिलिटी होती है, एल्गोरिथम्स क्या क्या होते हैं, ऑल दोस थिंग्स वी वुड बी लुकिंग इनटू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। उसके चैलेंजेस भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।